आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए आपको ज़रूर ही मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए और उसका कार्य लिखिए। उत्तर होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत या लीवर है और इससे पित्त रस का स्राव होता है। और आमाशय क्या किसे कहते हैं, आमाशय क्या होता है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखकर आप तैयारी करिएगा। किसी भी प्रश्न को जब आप पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, उसके बारे में जानकारी रखने का प्रयास करिएगा, जानकारी करने का प्रयास करिएगा। इससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छा उत्तर दे पाएंगे और उसे अपने शब्दों में भी आप परीक्षा में लिख पाएंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य बताइए। हो सकता है आमाशय के 3 प्रमुख कार्य बताइए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, तो दोनों को भी आप याद रखिएगा। हमारा उत्तर होगा, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा पेशीय भाग होता है और इसके प्रमुख कार्य, पहला, भोजन को अम्लीय लुगदी में बदलता है। यह भोजन संचय करता है, भोजन की लुगदी को ग्रहणी में धकेलता है। आगे देख लेते हैं। उस श्वसन प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती, यानी O2 यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, O2 की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर होगा किण्वन तथा अनाक्षी श्वसन और किण्वन। अगला प्रश्न होगा, रुधिर दाब किसे कहते हैं। उत्तर होगा, हृदय द्वारा रक्त को पंप करते समय रुधिर को धमनियों की भित्ति पर पड़ने वाले दबाव को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर के प्रकुंचन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तथा अनुशिथिलन के समय डाला गया सामान्य रुधिर दाब क्रमशः 120-80 mmHg होता है। और यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। ATP तथा NADP का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा है। जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप जो उचित समझे, जो आपको याद रहे अच्छे से, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें जो आपको अच्छे से याद हो, चाहे आप हिंदी लिखें या अंग्रेजी में लिख सकते हैं, दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। तो ATP इसका जो हिंदी में देखेंगे पहले, तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट हो जाएगा। क्या, एडिनो ट्राईफास्फेट। और उसके बाद NADP, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये होता है इसमें NADP का। आगे देख लेते हैं, रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको बताने हैं। तो उत्तर होगा, रुधिर वाहिनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ये 3 प्रकार की होती है, पहली सिरा रक्त कोशिकाएं और तीसरा धमनी। 3 प्रकार की क्या हो जाएगी, सिरा रक्त कोशिकाएं और धमनी, ये 3 प्रकार के हो जाएंगी रुधिर वाहिनियाँ। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। उत्तर होगा, भोजन का पाचन और अवशोषण आहार नाल की छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाए जाने वाले सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त समूह का नाम बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा, O रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं ये होते हैं सर्वदाता, और AB रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों के तने तथा जड़ पर वात रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा गैसों, यहाँ पर 2 गैसों के नाम लिखे गए हैं, O2 और CO2 का विनिमय और सूक्ष्म मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। और स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। तो जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे नीले शैवाल और हरे
पादप आदि। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से होने वाले दो रोग का नाम बताइए। तो रिकेटस और ऑस्ट्रियोमैलेशिया। और मेढक तथा मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 वेश्म होते हैं, 3 वेश्म। तो इसमें जो है 2 आलिंद और 1 निलय होता है, और मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, जीभ पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, स्पष्ट कीजिए। ये आपको स्पष्ट करना है। तो मुख गुहा में मांसल तथा तंत्रिका संवेदी जीभ पाई जाती है। यह अग्र छोर पर स्वतंत्र होती है। जीभ पाचन तंत्र के रूप में निम्नलिखित कार्य करती है, जैसे जीभ मुख गुहा की सफाई करती है। अगला, यह भोजन को चबाने, भोजन में जो चबाते समय लार मिल जाती है, भोजन को निगलने में जीभ की सहायता मिलती है। आप स्वाभाविक रूप से भी इसको सोच सकते हैं, जब हम खाते हैं, कोई भी खाना मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, उसके बाद ही चबाते समय लार निकलती है, उसके बाद जो पूरा खाना हमारा जो है लुगदी नुमा रूप में बदलता है और अंदर चला जाता है और निगल लेते हैं। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाओं के कारण हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है, क्योंकि अगर जीभ नहीं होगी तो हम स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों का कार्य भिन्न भिन्न होता है। भोजन में विभिन्न पोषक तत्वों का उचित अनुपात शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। यानी हम कह सकते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों से बना आहार जो शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध कराता है, वह संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन किस भाग से नियंत्रित होता है? उत्तर होगा, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित केंद्रों द्वारा होता है। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, दीर्घ दीप्तिकाली तथा अल्प दीप्तिकाली पौधों में अंतर बताइए। यहाँ पे पहला प्रश्न जो इसका उत्तर है, पहला है दीर्घ दीप्तिकाली पौधों को पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अल्प यहाँ पर पहला हो गया और दूसरा है अल्प। तो अल्प दीप्तिकाली पौधों को पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, पादप हार्मोन एथिलीन के 2 प्रभाव आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रभाव बताइए तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर 2 ही, और अगर आपसे कहा जाता है 2 तो 2 ही, दोनों में तो यहाँ पर मैंने 2 आपको बता ही दिए हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा प्रभाव, यह सामान्यतः वृद्धि रोधक का कार्य करता है, और दूसरा पादप हार्मोन एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 10 के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई कमेंट है आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई अन्य कमेंट है किसी विषय को लेकर या परीक्षा से संबंधित, तो बेझिझक कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।